हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ जैन और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल, एक एजुकेशन पोर्टल, कंप्लीट एजुकेशन पोर्टल सेलिब्रेटिंग स्टडीज विद सिट पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के एक लास्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। कैसे मेटल जो है वो और से निकाले जाते हैं, मिनरल्स को यूज़ करके मेटल्स को उनसे अलग किया जाता है, कैसे सारा कार्यक्रम होता है, क्या साइंस है इसके पीछे। साइंस किस ब्रांच का नाम है? मेटलर्जी, राइट। मेटलर्जी वो साइंस की ब्रांच है जहाँ पर इन और या फिर मिनरल्स से हम लोग मेटल को अलग करते हैं, ताकि जो हमारे को काम करने हैं मेटल के साथ वो हम कर पाए, राइट। तो कैसे सब कुछ काम होता है देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम। तो वो इतने रिएक्टिव है कि वो किसी भी चीज़ से फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी एटमॉस्फेयर में एक फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। कहीं पर क्या सोडियम मिल रहा है, कहीं पर आप खोद रहे हो सोडियम निकल रहा है, कहीं खोद रहे हो आप पोटेशियम निकल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो माइनिंग जब आप करते हो इनकी, तब आपको जो चीज़ें मिलती है वो उनके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो आपको किसी न किसी एक रॉक में से मिलता है जिसको हम मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर उसको क्या करते हैं, उस कंपाउंड को ब्रेक करके उसमें से उस मेटल को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेटलर्जी, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे पूरी एक अलग साइंस की ब्रांच है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत एक्सपांशन वाली साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी बहुत उसकी बेसिक जानकारी या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वो लेंगे, राइट। तो फटाफट से शुरू करते हैं एक बार कि क्या है एग्जैक्टली ये। तो उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, मेटल जो होते हैं, जब एक्यूरेंस ऑफ मेटल की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो बेसिकली इसके 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है क्रशिंग। क्रशिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिनरल या और जो भी हमारे को पास है, बेसिकली मिनरल होता क्या है, मिनरल जो होता है एक तरह की रॉक होती है। तो कुछ भी रॉक आपके आसपास है वो सब मिनरल्स हैं, राइट, ठीक है। अब इन मिनरल में से कुछ ऐसी रॉक्स होती है या कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे क्या होता है कि हम कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको एस को बोला जाता है, ओके। और इंग्लिश में इसको और बोलते हैं, ओ आर ई, और इस और में से क्या है, मेटल को अलग किया जाता है। तो आप एक छोटी सी, अगर आप चाहो तो एक छोटी सी टेबल, छोटा सा एक फ्लो चार्ट ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मिनरल जो है उसमें से हम क्या चूज करते हैं, और चूज करते हैं, और इस फिर और में से क्या करते हैं, हम लोग मेटल को चूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली और क्या हो गया, एक तरह का कंपाउंड हो गया मेटल का, राइट। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल के बारे में, सोडियम के बारे में बात करता हूँ, तो उसका जो कंपाउंड होता है NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है, इससे हम क्या करते हैं, Na प्राप्त करते हैं, हमको Na मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि NaCl जो हो गया वो क्या हो गया, आपका Na का एक और हो गया, राइट। अब ऐसे Na के बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। NaCl क्यों, NaSO4 भी हो सकता है, Na2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन NaCl को ही हम और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनसे इनके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। तो कहीं ऐसा हो कि जैसे हम सपोज करो कि हमारा जो खर्चा आ रहा है Na निकालने का यहाँ से, वो आ रहा है 100 रुपये, जबकि Na जो है वो सिर्फ 50 रुपये में बिकता है। तो फिर ऐसा ऐसा काम कौन करना चाहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अब सेपरेशन करके कर भी क्या लोगे, ठीक है। या तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी जब वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम साइड में रखें एक बार, तो ये जो चीज़ है, तो कुछ कंपाउंड्स हम चूज़ करते हैं, सारे कंपाउंड्स नहीं, कुछ कंपाउंड्स हम चूज़ करते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं कि उनके और की तरह हम यूज़ करते हैं, जहाँ से हम लोग पर्टिकुलर किसी मेटल को जो है वो बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको और मिनरल मेटल सब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी बेसिक डेफिनेशन से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी सारी एग्जाम में आती रहती है। कुछ और के नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम का जो और है उसका नाम जो है बक्साइट होता है, उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है। गैलेना जो होता है वो, ठीक है, लेड का एक और है, ठीक है। कैलामाइन जो है वो भी एक और है। तो ऐसे बहुत सारे जो और हैं, क्यूपेराइट, ठीक है, कॉपर का एक और है,
तो आपको कुछ कुछ ये नाम याद होने चाहिए, इनको जब आप याद कर लोगे तो आपको काफ़ी काफ़ी फायदा रहेगा, काफ़ी अच्छा से ये क्या काम में आते हैं, कैसे काम में आएगा हम देखेंगे। ठीक है, 5 स्टेप के अंदर में अक्यूरेंस ऑफ मेटल यानी कि मेटल प्राप्त करते हैं किसी भी और से। पहला स्टेप है क्रशिंग। क्रशिंग मतलब उसको क्रश कर देना। एक क्रशर लेते हैं, क्रशर से क्या करते हैं कि हम उस जो भी पत्थर में सब कुछ मिलते हैं उनको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। ठीक है, क्रश करके हम उसका एक चूरा बनाते हैं। ठीक है, चूरा क्यों बनाते हैं, चूरा बनाने तो हमारे क्रश करने का जो रीजन है वो यही होता है कि क्रश करने पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्ट्स पार्टिकल्स या बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में रहती है, और उनसे क्या है कि चीज़ों को अलग करना, उससे जो कचरा है, जो गैंग जिसको हम बोलते हैं, अनवांटेड जो भी मटेरियल उसके अंदर, उसको अलग करना इजी होता है। यानी कि इनरिचमेंट जो नेक्स्ट स्टेप है। इनरिचमेंट का मतलब होता है मात्रा को बढ़ा देना, राइट। जब आप खुदाई करते हो, माइनिंग करते हो, माइनिंग करके आप कोई भी अगर आप जो और है उसको वहां से निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर में बहुत सारी दूसरी चीजें जैसे कि कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स, या फिर सोइल सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, या फिर जो चूना है, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, इट इज एक्चुअली इजीली अवेलेबल एट एवरीवेयर। तो वो ये सब चीजें क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो होती है इनमें रहती है। अगर ये सब उस पर रहेगी तो नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये है कि हो सकता है कि वो कुछ केमिकल रिएक्शन कर जाए उसके साथ किसी और केमिकल के मिलने से, तो दिक्कत आ जाएगी, मेटल प्योरली मिल नहीं पाएगा। सेकंड, मेटल के ये जो अक्यूरेंस की जो स्टेप प्रोसेस होगी उसके अंदर का जो खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि अनवांटेड खर्चा है, अनवांटेड एक्सपेंसेस है, जिनकी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को अपने आप को अपनी कॉस्टिंग को कम रखने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, गैंग यानी कि वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, या इसको आप अनवांटेड मटेरियल बोल सकते हो, उसको हम रिमूव करते हैं, राइट। उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में चेंज करते हैं। किसी भी फॉर्म में वो होगा, कैसे भी हो, डजंट मैटर, उसको हम ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं ऑक्साइड में चेंज? क्योंकि ऑक्साइड में चेंज करने के बाद में उसको रिड्यूस करना इजी है, और रिड्यूस करने के बाद सीधा आपको पता है, आपने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको आप सीधा क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने से क्या होता है, उससे जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, और बाद में सिर्फ मेटल मेटल बच जाता है। तो यहाँ पर हमको जो है वो मेटल मिल जाता है, लेकिन वो मेटल जो होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है। ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी लगभग 95% 96% तक प्योर मेटल होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 99.99% के लगभग प्योर मेटल। ठीक है, और ये 99.99% प्योर मेटल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस करना पड़ता है, उसका नाम है प्योरिफिकेशन। ये भी कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, राइट। तो आपने बेसिकली मैंने आपको पूरा समझा दिया इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो, जब आप आते हो तो यहाँ पर जो और है वो और कितने टाइप के होते हैं, तो और को यहाँ पे एनरिच किया, और 3 तरह के होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और की बात होती है, और जो होते हैं वो मेटल्स की बात है, जो मेटल हाईली रिएक्टिव और यानी कि ऐसे मेटल्स के और जो कि हाईली रिएक्टिव है, दूसरे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के, और तीसरे हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के। और तो कहते हैं यहाँ पे हाईली रिएक्टिव जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं आपके, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ओके, एल्यूमिनियम। अब इनके वो वाले और जो कि अब देखो, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो किसी न किसी हाईली रिएक्टिव नेगेटिव के साथ ही जाएगा ना, मतलब कंपाउंड बनाने। तो ये आपका स्टेटस ऊंचा था, हमेशा ऊंचे स्टेटस वाले लोगों के साथ ही रहना चाहते हो, जनरली लोगों की यही धारणा रहती है। तो अगर एनए की अगर मान लो एनर्जी ज़्यादा है तो उसको भी कोई हाई एनर्जी वाला ही चाहिए ना उसको संभालने के लिए। तो इनके ज़्यादातर क्या होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं या फिर ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली इन मेटल्स के क्या होते हैं, क्लोराइड्स या ऑक्साइड जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है, या फिर Al2O3। तो ये जो है इसके बेसिकली जो है मिलते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा है पहले, आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है।
ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसे कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो NaCl है तो उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया हाई टेम्परेचर पे, उसको क्या किया हमने मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद में क्या किया हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। 2 इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, 2 प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर एक पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक पे नेगेटिव चार्ज रहता है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो जैसे मान लो इसमें NaCl जो है वो घूम रहा है, तो ये Na प्लस है, Cl माइनस है, तो Cl जो वाला जो होगा ना वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और Na वाला जो होगा ना वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, Cl जाके तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये हम बाद में समझेंगे थोड़ा सा इसको अच्छे से, और अभी थोड़ी सी जगह कम है, मैं भी इसको थोड़ा सा मतलब जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है प्लेट्स, इन प्लेट्स के अंदर क्या होता है, NaCl चले जाते हैं, और यहाँ पर एनोड और कैथोड के ऊपर क्या होता है कि NaCl जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है Cl से और उसको फिर से न्यूट्रल स्टेट में ले आता है, और Na जो होता है वो आपके कैथोड ले लेता है और उसको न्यूट्रल स्टेट में ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको Cl2 मिल जाएगा और यहाँ पर आपको Na मिल जाएगा, और ये Na आपको अलग से मिल जाएगा। तो इसकी जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, जैसे कि Cl माइनस है, इसको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, सॉरी इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन जब ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा, ठीक है। Na जो है ये पॉजिटिव है, इसको क्या मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे हो जाएगा Na में कन्वर्ट, ठीक है। ये जो काम होता है वो काम होता है एनोड पर, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स की ऑलरेडी कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये जो काम है वो आपको होता है कैथोड पर, ठीक है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से मिल जाते हैं। तो कैथोड पर जाकर क्या होगा, Na इकट्ठा हो जाएगा, बाद में क्या करेंगे उसको अलग करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो Na है वो पूरा आपको अलग से मिल जाता है। तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसमें जो दोनों की जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ती है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि ये काम आपका हो नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी देना बहुत जरूरी है, उसका नाम भी इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो यानी कि आपको अगर पूछेगा कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको आपको अक्यूरेंस ऑफ मेटल का जो प्रोसेस है मेटल को अक्यूर करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल एक वर्ड के अंदर कि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रोसेस का फंडा है, इसी एक प्रोसेस से क्या होता है एकदम प्योर मेटल मिल जाता है आपको, ठीक है। ना कोई ऑक्साइड में चेंज करना है, ना कोई रिडक्शन करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करो, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन अगर होगा यहाँ पर तो क्लोरीन भी अलग चला जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन चला जाएगा एनोड पर, और जो प्योर मेटल है वो आपको साइड में मिल जाएगा, राइट। दूसरे जो प्रोसेस है मॉडरेट वाले हैं, जैसे कि जिंक बेसिकली होता है, कॉपर होता है, Pb होता है। तो इन सब के साथ क्या चक्कर होता है कि इनको इनके 2 तरह के और बनते हैं, ठीक है। एक होते हैं कार्बोनेट और, कार्बोनेट जो है वो आप जानते हो क्या होता है, CO3-2, सल्फाइड जो है वो आपका होता है S-2, राइट। अब कार्बोनेट और जो है वो आपका बेसिकली क्या होता है, कार्बोनेट और जो है वो आपका बेसिकली होता है कार्बोनेट और जो है वो आपका बेसिकली होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिया आपका PbCO3, ठीक है। तो PbCO3 जो है वो एक कार्बोनेट और है, और सल्फाइड और इसी का एक और होता है वो होता है PbS, राइट। और आप देखो ध्यान समझने की कोशिश करना है एक बार इसको, कि मेरे को क्या करना है, इसको भी ऑक्साइड में चेंज करना है और मुझे ना इसको भी ऑक्साइड में चेंज करना है, ठीक है। यहां पर क्या है कि ऑलरेडी इसके पास इतनी ऑक्सीजन है कि इसको अगर और ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पर इसके पास क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो इसे क्या करते हैं, बंद कंटेनर के अंदर गर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर PbCO3 जो है उसको एक गर्म करते हैं बंद कंटेनर के अंदर। यहाँ पर एक जो है वो ट्यूब बनी रहती है ताकि बस, लेकिन ये आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए नहीं है। इसे क्या करते हैं, चारों तरफ से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, PbCO3 जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये PbCO3 जो है ना वो PbO plus CO2 में टूट जाता है, ठीक है।
ये CO2 जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ के पास ये PbO बच जाता है। यानी कि इसको हमको बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हमको इसको गर्म करना होता है। बिना ऑक्सीजन के इसको गर्म करते हैं। तो जब बिना ऑक्सीजन के इसको गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हो ऐसे, C और C, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, ठीक है। तो PbCO3 के पास में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, पूरा एकदम पैक कंटेनर के अंदर इसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर क्या होता है, CO2 गैस निकल जाती है बाहर और सिर्फ ये ऑक्साइड आपका बच गया, राइट। इस प्रोसेस को आप बोलते हो कैल्सिनेशन, ठीक है। ये एक तरह की सिकाई होती है, सेकना किसी चीज को। और कब सेकते हैं, कैसे सेकते हैं, बिना ऑक्सीजन के सेक रहे हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं PbSp का, सल्फाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो उसको तो बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो PbS को अगर हम बाहर से ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, PbO बन जाएगा और साथ में SO2 गैस जो है वो फ्री हो जाएगी अलग से, ठीक है। तो इसमें काफी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज करना पड़ता है इसको। तो यानी कि इसको क्या करते हैं, खुले कंटेनर के अंदर क्या करते हैं हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, SO2 गैस जो है वो फ्री हो जाती है और साथ में क्या होता है, अंदर PbO बच जाएगा, ठीक है। अब ये PbO जो है वो आपको मिल चुका है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्ट करना। रोस्टिंग आप जानते हो, जैसे हम लोग चने सेकते हैं, चने रोस्ट करते हैं या मूंगफली रोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो रोस्टिंग कहलाता है। तो मॉडरेट के अंदर दो तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक कार्बोनेट कंपाउंड्स हो सकते हैं और एक सल्फेट कंपाउंड्स हो सकते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव जो है वो भी क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। तो उनकी भी क्या करनी पड़ेगी, आपको रोस्टिंग ही करनी पड़ेगी। जब रोस्टिंग हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। सॉरी, ऑक्साइड जब में आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, उसका रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन। जब आप उसका रिडक्शन करोगे तो आपको पता है रिडक्शन क्या होता है, चैप्टर में आप पढ़ के आए हो कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड। सो हियर you need to remove the oxygen from any compound and you will get the pure metal at least in final, right। तो PbO है, तो PbO को क्या करना पड़ेगा आपको, इसका आप कर दो रिडक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, रिडक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि रिडक्शन आखिर क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, फ्रॉम एनी कंपाउंड। पहली बात तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यानी कि ऑक्सीजन को हटाना। और हमारे पास जो ऑक्साइड बचा है, मेरे पास PbO बचा है, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या करना, ऑक्सीजन को मैं अलग कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो है, मतलब जो मेटल है उसे बच जाएगा प्योर। अब आपको रिड्यूस करने के लिए क्या है कि कार्बन जो है, जिसको हम कोक बोलते हैं यहाँ पर, जो कि प्योर कार्बन की फॉर्म है, वो एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा तरीका है। इसके थ्रू क्या करते हैं कि हम लोगों को रिड्यूस करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। PbO प्लस C, तो क्या करेगा, Pb को अलग कर लेगा और साथ में CO, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और Pb आपको जो है वो मेटल मिल गया, आपको लेड मिल गया अलग से, ठीक है। तो ये जो चीज है वो है। इसके अलावा तो सबसे ज्यादा बढ़िया जो क्वालिटी का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन हो गया, कोक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन, ठीक है। कब अक्यूरेंस ऑफ मेटल के अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बेस्ट तरीके से क्या यूज करते हैं, तो कार्बन यूज करते हैं, ठीक है। सस्ता भी होता है और एक कार्बन कम से कम 2 ऑक्सीजन को हैंडल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो चीज है वो आप यूज कर सकते हो, वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो करीब 2 एल्यूमिनियम मिलकर के 3, यानी कि 1 एल्यूमिनियम 1.5 ऑक्सीजन में हैंडल कर सकता है। तो यहाँ भी जो है एक बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पर थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो है बेसिकली यूज करने वाले हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक ऑक्सीजन को लेने की चांस जो है वो आराम से है, तो एक ऑक्सीजन आराम से ले लेता है और Pb प्लस CO2 जो है वो बना लेता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कोक इकट्ठा होता है ना, कोक से जो CO2 इकट्ठा होता है, इसको भी इकट्ठा करते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से यूज कर।
तो थर्माइट रिएक्शन के बारे में हम जानना शुरू करते हैं फटाफट से। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? तो थर्माइट रिएक्शन जो है वो होता है यानी कि रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम। तो जब भी किसी ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करते हो दैट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। So the basically what you can write in the definition is the reduction of any oxide, metal oxide, in the presence of or with the help of aluminium is known as thermite reaction. ये थर्माइट रिएक्शन जो होती है उसमें आप एल्यूमिनियम यूज करते हो, साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है इससे बाहर। तो आपको दो चीज़ें इसके लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो Fe2O3 जो है वो एक होता है आपका आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपने उसमें एल्यूमिनियम यूज किया तो क्या होगा, वो बनाने का आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में आपका Fe जो है वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। लेकिन ये Fe जो फ्री होगा वो आपको मिलेगा इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होगा, Fe जो होगा वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि आपको Fe जो होगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, पिघला हुआ मिलेगा। कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर फिर से सॉलिड स्टेट में जाएगा, लेकिन फिलहाल वो भी एक बार मेल्ट होके आपको मिलेगा, लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा, राइट। इस चीज को यूज करते हैं कई बार कुछ ऐसी मशीनरी है या यूं समझ लीजिए जैसे कोई रेलवे का ट्रैक है उसमें क्रैक आ गया, समझ लीजिए कोई एक बड़ा सा लोहे का रॉड है और वहां पर कोई बीच में उससे क्रैक आ गया, ठीक है। अब ये कहीं पे मान लो फिक्स है, अब उसको पूरा निकालो, ठीक है, नया पूरा रोड लगाओ, तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है और काफी अनकन्वीनियंट भी रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं वहां पर ना Fe2O3 का पाउडर लेते हैं, उस पाउडर के साथ एल्यूमिनियम को मिक्स कर देते हैं मोल्ड। तो जब ये मिक्स होता है तो क्या होता है कि ये थर्माइट रिएक्शन परफॉर्म होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में Fe जो है वो यहाँ फिक्स चला जाता है अंदर मोल्ड, क्योंकि वो मेल्ट होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है, तो वो अंदर चला जाता है और इस दरार को पूरी तरह भर देता है। कुछ देर बाद तो सूख जाता है और फिर ये दरार नहीं रहती है और ये जो है वो कंप्लीट फिर से जैसा है वैसा बन जाता है और आपको काम चलता रहता है। तो रेल की पटरियाँ या कोई मशीन या कोई लंबी जैसे प्लेटफॉर्म या जो कभी कभी किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या कुछ भी ब्रिजेस होते हैं उनके गर्डर्स या कुछ भी कहीं भी कुछ भी क्रैक आता है तो उस क्रैक को भरने के लिए जो है इसी थर्माइट रिएक्शन को जो यूज किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो चीजें आपको इसे ध्यान रखनी है, एल्यूमिनियम होता है इस पर रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम जो है वो रिडक्शन करता है, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पैदा करता है। तो जो भी मेटल को आप रिड्यूस करोगे, जो भी मेटल मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मेल्ट होके मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। अब इसका जो लास्ट स्टेप है, वो जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, वो लास्ट स्टेप है आपका कि कैसे इस पूरी चीज की जो है मतलब क्या बोलते हैं प्योरिटी होती है। आपने जो मेटल प्राप्त कर लिया है उस मेटल को आप कैसे प्योर करते हो, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन, तो प्योरिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रिक प्योरिफिकेशन, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्योरीफाई करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, इसका नाम होता है एनोड और इसका नाम होता है कैथोड, ठीक है। अब आपको जो भी मेटल प्योर करना है, सपोज करो आपको कॉपर, कोई कॉपर इम्प्योर कॉपर है, आपको इम्प्योर जो कॉपर है ना उसको आपको क्या करना है, प्योर कॉपर में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉपर का कोई सॉल्यूशन लोगे इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर मतलब मैं क्या कंपनी वाले से जो भी कंपनीज होती है इस चीज़ों को इनरिच करने की, या जो साइंटिस्ट हैं जो इंजीनियर्स हैं तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि Cu+2 और SO4-2 इस फॉर्म में जो है ये टूटा हुआ मिलता है, राइट। ओके, तो Cu+2 आपको पता है कि जो भी एनी कंपाउंड्स होते हैं अगर आप उनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और जब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, वो इस फॉर्म में घूमते रहेंगे Cu+2 SO4-2। यहाँ पर जो एनोड होगा ना, एनोड जो होगा वो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ होगा, ठीक है। इम्प्योर जो कॉपर होगा जिसको आपको प्योर करना है उससे बना हुआ होगा, जो कैथोड होगा वो प्योर कॉपर से बना हुआ होगा, प्योर कॉपर की रोड होगी। स्टार्टिंग में ये रोड पतली होती है,
थोड़ी सी मैंने मोटी बना दी, आप छोटा सा वैसे पतली बना सकते हो, आराम से पतली होती है तो धीरे धीरे मोटी होती है और ये पतली होती है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगी होती है तो इसके पॉजिटिव एंड से जुड़ा होता है, नेगेटिव एंड से एंड कैथोड जुड़ा होता है। तो ये पूरा इसका सेटअप है एक बार के लिए। अब होता क्या है, ध्यान से समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या होता है कि ये जब पूरा बैटरी से चालू करते हो, स्विच इसमें लगा होता है, स्विच आपने लगा दिया, स्विच आपने चालू कर दिया, पूरा सिस्टम जो है वो ऑन हो गया, लाइव हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो बेसिकली अब ये हो रहा है कि जैसे ही आप इसको बनाना शुरू करोगे, चलाना शुरू करोगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इस चीज को जो कॉपर होगा आपका, वो कॉपर जो होगा ना वो भागेगा किधर, इधर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो कैथोड यानी कि कैथोड पर क्या हो रहा है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu+2 जो है वो पहुंच रहा है, Cu+2 पहुंच रहा है। और कैथोड में आपको पता है बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि नाम ही कैथोड है, जो है ही नेगेटिव, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इसको भर भर के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा कि इसका जो जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से प्लस चार्ज आया है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, आपने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये मेटल की फॉर्म में आएगा ये स्टेबल हो जाएगा, और जैसे स्टेबल होगा ये अपनी जगह पर स्थित हो जाएगा, राइट। तो ये जाकर के क्या होगा, सरफेस पे आके चिपक जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा। अब यहां से क्या होगा, सपोज करो, थोड़ा सा मैं हाइपोथेटिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने 100 कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो इसमें डाले, सॉरी 100 कॉपर सल्फेट जो पार्टिकल्स थे आपने उसमें डाले, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 कॉपर Cu+2 और 100 ही SO4-2 होने चाहिए लगभग। एक बात समझ लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली, आई एम नॉट गोइंग टू बी 100% श्योर टू बी टेक्निकल, जस्ट आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। तो 100 कॉपर होना चाहिए, लेकिन कॉपर कम हो गए भाई, Cu+2 तो वहां जा रहा है सारा, चिपक गया, तो मान लो कॉपर कम हो गए, तो कॉपर जब कम हो जाएगा तो सल्फेट को अब कॉपर चाहिए, वो कहेगा मेरा कॉपर कहाँ है, मेरे कॉपर आयंस कहाँ हैं, वेयर आर माय कॉपर आयंस, तो वो करेगा कॉपर आयन की डिमांड करेगा। तो कॉपर आयन की डिमांड करेगा तो क्या होगा, यहाँ से वो कॉपर आयन की डिमांड करेगा और कॉपर आयन जो है वो यहाँ से उसको खींचना शुरू करेगा। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर जो कॉपर जा रहा है ना, तो कॉपर जब यहाँ पे जा रहा था तो इनको सबको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही थी। अब इसको तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि एनोड पर क्या हो रहा है, अब एनोड पर समझो क्या हो रहा है। एनोड पर जो कॉपर था, अब इसको दोहरा प्रेशर हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन की डिमांड आ रही है और इधर से कॉपर आयन की डिमांड आ रही है। तो क्या करेगा, ये कॉपर जो होगा वो अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और लूज करने के बाद में क्या करेगा, वो खुद Cu+2 की फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही वो एक्साइटेड फॉर्म में आएगा वो यहां से रिलीज होकर के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो एक सप्लाई शुरू हो गई, क्या सप्लाई शुरू हो गई, एनोड पे कौन था, Cu, वहां से क्या बना, Cu+2, Cu+2 कहां आया, सॉल्यूशन में, ठीक है। और सॉल्यूशन से Cu+2 कहां चला गया, कैथोड के पास, और कैथोड से Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कैथोड से Cu+2 जो था उसको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हुआ, Cu में कन्वर्ट हो गया वापस, ठीक है। तो एनोड पे क्या है, Cu है, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके निकल गए, इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो Cu+ में कन्वर्ट हो गया, ये Cu+2 से कहां आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, सॉल्यूशन से Cu+2 था वो कहां चला गया, कैथोड के पास चला गया, कैथोड पे जो Cu+2 था उसके से इलेक्ट्रॉन फिर से लूज हो गए, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो ये Cu+2 था वो किसमें चेंज हो गया, वापस Cu में चेंज हो गया, जाकर के कहां पर, कैथोड के ऊपर। तो ये Cu जो है वो कैथोड पे जो Cu है वो चला गया है, और ये Cu जो है वो प्योर Cu है, राइट। तो यहां से जो भी जा रहा है वो सिर्फ Cu का ट्रांसफर हो रहा है, बाकी तो किसी चीज का ट्रांसफर होगा नहीं। दूसरी तरफ क्या होगा, एनोड पे जो Cu था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहां पहुंचेंगे, कैथोड पर, ठीक है। और कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन थे
वो किसके पास गए, Cu+2 के पास गए, ठीक है, और उन्होंने उसको किसमें चेंज कर दिया, Cu में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप समझ गए पूरी कहानी। तो ये दो इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों इक्वेशन के बेस पर सारा काम हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा जो Cu होगा वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जो ये रोड होगी, ये रोड आपकी पतली हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और ये जो रोड है ये आपकी मोटी हो जाएगी, राइट। तो ऐसे करके क्या होगा, सारा का सारा जो इम्प्योर कॉपर होगा वो उधर चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सारा जो कचरा होगा वो गिरना शुरू होगा नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, कचरे का एक ढेर सा बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, चूंकि एनोड से निकला और ये मड है, मड मतलब कचरा, तो इसको आप क्या बोलोगे, एनोड मड। क्यों बोलेंगे एनोड मड, क्योंकि ये आपका कचरा है जो आपका एनोड से निकला है। तो गाइस ये थी पूरी कहानी किसकी, प्योरिफिकेशन की, इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो प्योरिफिकेशन कैसे होता है ये पूरा है, तो थोड़ा बहुत समझ आएगा। एनोड लेते हैं हम लोग इम्प्योर कॉपर का, कैथोड लेते हैं प्योर कॉपर का। एनोड से कॉपर जो है वो ट्रांसफर होता है किधर, कैथोड की तरफ। आपको दो इक्वेशन याद रखनी है, थोड़ी सी इसको याद, कहानी को आप लिख देना अपने वर्ड्स में, ये डायग्राम आपको बनाना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पूरा था ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल मैंने आपको समझा दिया है। बेसिकली आपको इसमें समझ में आ गया होगा लगभग। आपको जो एक ही चीज याद करनी है इसके अंदर, वो है आपको एक और टेबल जो है वो आपको याद करनी है। और के टाइप, कौन कौन से टाइप के और से, कौन से मेटल के लिए कौन सा और है, उसका केमिकल फॉर्मूला। क्यों याद करना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि गैलेनाको का से जो मेटल है उसको अकर करके करने का जो प्रोसेस है वो लिखो। तो राइट द प्रोसेस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मेटल फ्रॉम गैलेना। अब गैलेना का अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो सल्फाइड हो रहे हैं या फिर कार्बोनेट हो रहे हैं, तो आपको उसे कैल्सिनेशन करना है या फिर उसकी रोस्टिंग करनी है, क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गैलेना है क्या एग्जैक्टली, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, बक्साइड जो है वो क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तो ठीक है। तो ये पूरा है प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए फटाफट से और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिलहाल के लिए